Good morning, everyone. In last class, I taught you about the different kind of commutation circuits: Class A commutation, Class B commutation, and Class C commutation. And next commutation technique is Class D commutation, which is also known as a impulse commutation. Let's see the circuitry for the Class D commutation. It is the most important kind of commutation which we used for applying the forced commutation. So concentrate on the working of this type of commutation. Here this is the circuit. In this circuit, this is the T1. T1 is the main thyristor and TA is the auxiliary thyristor. Initially, the main thyristor and auxiliary thyristors are in off condition, and we assume that the capacitor is charged to a voltage Vs with upper plate positive and lower plate negative. Okay. So in this type of commutation, आपको ये याद रखना है कि इसमें हमने दो थायरिस्टर्स का यूज़ किया है. इसमें T1 जो है वो हमारा मेन थायरिस्टर है. दिस इज T1, ये हमारा मेन थायरिस्टर है. एंड दिस इज TA, ये हमारा ऑक्सिलरी थायरिस्टर है. और यहाँ पर जो हमने मेन कंपोनेंट यूज़ किया है फॉर कम्यूटेशन वो कैपेसिटर है. और यहाँ पर ये अजम्पशन के साथ किया है कि ये कैपेसिटर इनिशियली चार्ज्ड है with the polarity upper plate positive and lower plate negative. जब आपका ये चार्ज कैसे होगा, इसको इनिशियली यदि हमें चार्ज करना है तो जब ये थायरिस्टर T1 अभी ऑन नहीं है, ऑफ कंडीशन में है, तो हम इस थायरिस्टर TA को ट्रिगर करेंगे और ये कैपेसिटर इस TA के थ्रू और लोड के थ्रू चार्ज हो जाएगा और इस गिवन पोलैरिटी से चार्ज हो जाएगा. और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये थायरिस्टर TA ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा. तो हमने जो इनिशियल कंडीशन अज्यूम करी है इस सर्किट की वो ये है कि T1 ऑफ कंडीशन में है, TA भी ऑफ कंडीशन में है और ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है विथ वोल्टेज Vs with the polarity upper plate positive and lower plate negative. Okay, am I clear? Now we give the triggering pulse to this thyristor T1. हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये Ig1 है, ये Iga है, Ig1 अप्लाई करा थायरिस्टर T1 पे, तो थायरिस्टर T1 के थ्रू क्या फ्लो होने लगा, करंट फ्लो होने लगा. करंट वुड फ्लो थ्रू द थायरिस्टर एंड थ्रू द लोड. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो करंट्स फ्लो हो रहे हैं. एक तो इस थायरिस्टर के थ्रू IO करंट फ्लो हो रहा है और दूसरा एक ऑसिलेटरी करंट फ्लो हो रहा है थ्रू दिस कैपेसिटर. मींस ये कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा और ऑसिलेटिंग करंट फ्लो करेगा थायरिस्टर के थ्रू. इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये थायरिस्टर के थ्रू करेगा, यहाँ से यहाँ आया, इंडक्टर के थ्रू और इस डायोड के थ्रू. तो यहाँ पर दो करंट फ्लो हो रहे हैं. एक तो यहाँ से हम चले तो एक थायरिस्टर के थ्रू लोड में जा रहा है और दूसरा इस थायरिस्टर के थ्रू इंडक्टर और कैपेसिटर के थ्रू फ्लो हो रहा है. ओके, सो दिस IC current can be given by this equation. IC is equal to Vs under root C by L sin omega t. Here Vs C upon L की जगह हम IP करंट फ्लो लिख देंगे. दिस इज द पीक करंट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर. ओके, सो व्हेन, ठीक है, तो यहाँ पर यदि इस कैरेक्टरिस्टिक से हम समझे तो IC करंट फ्लो हुआ, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक गया और अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बाद वो ज़ीरो हो गया. करंट की बात कर रहे हैं हम. और यदि हम कैपेसिटर वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो ये देखो, पहले वो प्लस Vs था, इनिशियली चार्ज था, फिर धीरे धीरे उसका वोल्टेज रिड्यूस हुआ. इस टाइम पे जब वोल्टेज ज़ीरो हुआ उस टाइम पे उसके क्रॉस करंट मैक्सिमम है. दिस इज़ द IP करंट विच इज़ द मैक्सिमम करंट.
और फिर उसके बाद वो नेगेटिव पोलैरिटी से चार्ज होगा, क्योंकि कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है और ये करंट फ्लो होते जा रहा है और कैपेसिटर वुड अगेन चार्ज विद द अपोजिट पोलैरिटी। अब ये चार्ज होगा तो लोअर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी और अपर प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी। ओके, अब जब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया -Vs वोल्टेज से, तो इस पाथ का कंडक्शन स्टॉप हो जाएगा। कौन से पाथ का, इस ऑसिलेटरी करंट जो फ्लो हो रहा है इस सर्किट के थ्रू वो स्टॉप हो जाएगा और करंट कंडक्शन केवल इस डायोड के थ्रू होता रहेगा, सॉरी थायरिस्टर के थ्रू होता रहेगा थ्रू द लोड। अब ये देखिए आईओ करंट जो है वो इस थायरिस्टर के थ्रू फ्लो हो ही रहा है और उस टाइम पर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जो है वो -Vs एस्टैब्लिश हो चुका है। अब जब भी हमें रिक्वायर्ड होगा कि हम इस थायरिस्टर T1 को टर्न ऑफ करना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, तब हम इस थायरिस्टर TA को ट्रिगरिंग पल्स देंगे। अब देखिए यहाँ पे इस वेव फॉर्म में यदि आप देखो तो ये TA के लिए ट्रिगरिंग पल्स है, तो हमने इस पॉइंट पर TA को ट्रिगरिंग पल्स दी। अब जैसे ही हम TA को ट्रिगरिंग पल्स देंगे तो इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए पाथ मिल जाएगा थ्रू द TA, ये इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा और जब ये इसका जो वोल्टेज है वो इस थायरिस्टर पर अप्लाई होगा, मीन्स दिस नेगेटिव पोलैरिटी सडनली अप्लाइज थ्रू दिस थायरिस्टर T1 और थायरिस्टर T1 जो है वो कम्यूटेट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं इट इज़ अ वोल्टेज कम्यूटेशन, क्योंकि दिस क्लास D कम्यूटेशन इज ऑल्सो नोन एज अ वोल्टेज कम्यूटेशन, क्योंकि जो कैपेसिटर के क्रॉस नेगेटिव वोल्टेज है, जो रिवर्स वोल्टेज है, वो हम थायरिस्टर पर अप्लाई कर रहे हैं और थायरिस्टर टर्न ऑफ हो रहा है। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इट इज़ अ पैरेलल कैपेसिटर कम्यूटेशन, क्योंकि जब ये थायरिस्टर हमारा ऑन है और ये भी आपका ऑन कंडीशन में है, तो ये कैपेसिटर जो है वो इस थायरिस्टर के थ्रू, हमारा जो मेन थायरिस्टर है उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट हो गया। That's why this method is also known as a parallel capacitor commutation. अब जैसे ही ये थायरिस्टर T1 आपका टर्न ऑफ हो गया तो अगेन कैपेसिटर जो कि करंट इस TA के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो अब T1 जो है वो ऑफ हो गया तो ये सर्किट ओपन हो गया, तो करंट वुड फ्लो, लेट मी टेक अनदर कलर, current would flow through the supply capacitor TA and the load. In this path current would flow. अब ये करंट कब तक फ्लो होता रहेगा, कैपेसिटर जो है वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होने के बाद वो अगेन पॉजिटिव पोलैरिटी से चार्ज होने लगेगा और जब वो Vs पोलैरिटी से चार्ज हो जाएगा तो ये थायरिस्टर TA ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, वो इस सर्किट को ओपन कर देगा और TA ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये अगेन हमारे सर्किट की इनिशियल कंडीशन आ गई कि T1 ऑफ, TA ऑफ और कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज विद द वोल्टेज Vs और ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो दिस काइंड ऑफ कम्यूटेशन वी यूजुअली यूज टू कम्यूटेट द थायरिस्टर। प्रैक्टिकली इट्स मोस्ट इम्प्लीकेबल मेथड, इसको हम इम्पल्स कम्यूटेशन भी कहते हैं, इसे हम वोल्टेज कम्यूटेशन भी कहते हैं और इसे हम पैरेलल कैपेसिटर कम्यूटेशन भी कहते हैं। ओके, एंड लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड. नेक्स्ट इज अ क्लास E कम्यूटेशन. क्लास E कम्यूटेशन इज कॉल्ड द एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन. यहाँ पर हम एक्सटर्नल पल्स अप्लाई करते हैं थायरिस्टर के ऊपर इन द नेगेटिव डायरेक्शन और थायरिस्टर को टर्न ऑफ करते हैं। यहाँ पर एक पल्स जनरेटर है, सी दिस इज द पल्स जनरेटर और ये जो पल्स जनरेटर है इसके थ्रू हम पल्स को जनरेट करते हैं और जब इसके थ्रू पल्स जनरेट होती है उस टाइम पर ये पल्स जनरेटर की प्राइमरी है और ये सेकेंडरी साइड है और सेकेंडरी साइड में ही ये थायरिस्टर कनेक्टेड है। तो जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होगी तब तो कंडक्शन इस थायरिस्टर के थ्रू
इस ट्रांसफॉर्मर पल्स ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी के थ्रू और इस लोड के थ्रू कंडक्शन करेगा। यहाँ पर जो ये कैपेसिटर पैरेलल में यूज़ करा है, ये जस्ट टू हाई फ्रीक्वेंसी इम्पल्सेस को, हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स को सप्रेस करने के लिए लगा है। यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो कम्यूटेशन का काम नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल कम्यूटेशन में हमने जो कैपेसिटर यूज़ किया है, ये कैपेसिटर जस्ट हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया है। यहाँ पर ये कम्यूटेशन का काम नहीं कर रहा है। कम्यूटेशन का काम हमारा ये एक्सटर्नल पल्स जनरेटर कर रहा है। जब पल्स जनरेटर से हम पल्स ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को देंगे तो ये इस सेकेंडरी में रिवर्स वोल्टेज इंड्यूस होगा और ये रिवर्स वोल्टेज हम किस पे अप्लाई करेंगे, इस थायरिस्टर पर अप्लाई करेंगे, जिससे कि ये थायरिस्टर कम्यूटेट हो जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ कम्यूटेशन इज कॉल्ड द क्लास ई कम्यूटेशन। क्लास ई कम्यूटेशन के बाद लास्ट कम्यूटेशन टाइप होता है क्लास एफ कम्यूटेशन। क्लास एफ कम्यूटेशन इज बेसिकली द लाइन कम्यूटेशन और अ नेचुरल कम्यूटेशन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कम्यूटेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका नेचुरल कम्यूटेशन और दूसरा होता है फोर्स्ड कम्यूटेशन। तो नेचुरल कम्यूटेशन ही हमारा लाइन कम्यूटेशन है कि जब लाइन वोल्टेज 0 होता है तो थायरिस्टर ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है। और दूसरा इसको हम नेचुरल कम्यूटेशन कहते हैं और इस कम्यूटेशन टेक्निक को क्लास एफ कम्यूटेशन भी कहते हैं। क्लास एफ कम्यूटेशन हम एसी सर्किट्स में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि एसी के पास हर हाफ साइकिल के बाद एक नेचुरल 0 होता है, जिससे कि हमारा थायरिस्टर उस पॉइंट पर ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है। और बाकी के टाइप जो कम्यूटेशंस के हैं क्लास ए, बी, सी, डी और ई, ये कम्यूटेशन टेक्निक्स हम डीसी सर्किट्स में यूज़ करते हैं। ओके, go to the next topic. So let's start next topic. Next is the series operation of thyristor. Actually we perform series operation and parallel operation of thyristors. Why we perform it? Because अभी तक जो थायरिस्टर रेटिंग्स हमारे पास अवेलेबल है वो है, यदि हम वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो 10 kV तक का वोल्टेज अवेलेबल है। यदि हम करंट की बात करें तो थायरिस्टर्स आर अवेलेबल विच कैन बी ऑपरेट अप टू द 3 किलो एम्पियर्स। सो यदि कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिसमें कि डिमांड फॉर वोल्टेज एंड करंट रेटिंग इज सो हाई, तो हम सिंगल थायरिस्टर्स के थ्रू, सिंगल एससीआर के थ्रू इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एससीआर का सीरीज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हम हाई वोल्टेज डिमांड और हाई करंट डिमांड को फुलफिल कर सकें। तो जब हमें हाई वोल्टेज डिमांड की आवश्यकता होती है, जब हमें ज़्यादा वोल्टेज, एक सिंगल एससीआर की रेटिंग से ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम थायरिस्टर का सीरीज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जस्ट जैसे कि हम देखें, यदि हम एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसके अक्रॉस करंट तो हमेशा सेम होगा। ओके, अब दूसरा रजिस्टर लगा दिया हमने, सपोज सीरीज की बात करें मैं, सीरीज ऑपरेशन की, तो यदि हमने दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया तो जो करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है वही करंट इस दूसरे रेजिस्टेंस में भी होगा, लेकिन इस स्ट्रिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। मतलब कि यदि यहाँ पर 10 वोल्ट आपका ड्रॉप हो रहा था और यहाँ पर भी यदि 10 वोल्ट आपका ड्रॉप होने लगा, तो टोटल वोल्टेज इन दो पॉइंट के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट्स हो जाएगा। तो इसी एग्जाम्पल से हम इसको समझें कि यदि एक थायरिस्टर है जिसके कि अक्रॉस वोल्टेज V1 है और हमको इसके वोल्टेज रेटिंग से ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है, तो हम एक दूसरा थायरिस्टर भी क्या कर देंगे, सीरीज में लगा देंगे। तो हमें इस टोटल स्ट्रिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलने लगेगा वो V1 प्लस V2 मिलने लगेगा। तो ये बात समझ में आई कि सीरीज ऑपरेशन हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमें हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फुलफिल करने के लिए, हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम थायरिस्टर का सीरीज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो इसमें यदि हम डिफरेंट थायरिस्टर सीरीज में ऑपरेट करें या पैरेलल में ऑपरेट करें, एक टर्म यहाँ पर डिफाइन करते हैं हम, वो कहलाती है स्ट्रिंग इफिशिएंसी।
ये स्ट्रिंग बन रही है, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग इफिशिएंसी। सपोज स्ट्रिंग इफिशिएंसी को मैं NS से डिफाइन करूँ, NS से रिप्रेजेंट करूँ, तो NS इज इक्वल टू होता है हमारा किसी एक्चुअल वोल्टेज और करंट रेटिंग ऑफ द होल स्ट्रिंग, मतलब इस होल स्ट्रिंग के क्रॉस जो भी एक्चुअल वोल्टेज है वो होल स्ट्रिंग के क्रॉस सपोज कर लो वोल्टेज V है। यदि हम इन सिर्फ दो थायरिस्टर की बात करें तो टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग है हमारा V1 प्लस V2 डिवाइड बाय इंडिविजुअल वोल्टेज और करंट रेटिंग ऑफ 1 SCR। एक SCR के थ्रू जितनी इंडिविजुअल वोल्टेज रेटिंग है तो हमने कर दिया इनटू डिवाइड बाय V1 और इनटू हम कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स कनेक्टेड अक्रॉस द स्ट्रिंग। तो यदि अभी हम सिर्फ दो थायरिस्टर की बात करें तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्ट्रिंग इफिशियंसी। स्ट्रिंग इफिशियंसी में टोटल वोल्टेज जो भी है वो डिवाइड बाय इंडिविजुअल के क्रॉस जितना वोल्टेज है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। सो दिस इज द one term which we define when we perform the series operation or a parallel operation of the thyristor। और एक दूसरी टर्म और है जो हम इस जगह पर डिफाइन कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका DR, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग बट यू जस्ट अंडरस्टैंड। DRF मतलब होता है डी रेटिंग फैक्टर एंड डी रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है हमारा 1 माइनस स्ट्रिंग इफिशियंसी। ओके, सो दिस इज द डी रेटिंग फैक्टर बिकॉज द यूज ऑफ द एक्स्ट्रा यूनिट विल, इससे हम क्या कर सकते हैं, सॉरी, ये जो डी रेटिंग फैक्टर होता है ये इसकी रिलायबिलिटी को डिफाइन करने के लिए होता है कि जब भी हमारे ये नंबर ऑफ यूनिट्स कनेक्टेड है सीरीज में तो कितना रिलायबल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इस चीज़ का मेजरमेंट होता है इसका डी रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू द 1 माइनस स्ट्रिंग इफिशियंसी। ओके, अब जब हम सीरीज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जब हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है उस टाइम पे हमने क्या किया, सीरीज ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। तो इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि जो भी थायरिस्टर्स हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में उन्हें ऑपरेट कर रहे हैं, इनकी VI कैरेक्टरिस्टिक शुड बी आइडेंटिकल। मतलब यदि यहाँ पर मैंने ये दो थायरिस्टर सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो इनकी ये, मान लो ये फर्स्ट थायरिस्टर की VI कैरेक्टरिस्टिक है और ये सेकेंड थायरिस्टर की VI कैरेक्टरिस्टिक है, तो इनकी VI कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली आइडेंटिकल होनी चाहिए। बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता है कि किन्हीं दो थायरिस्टर की VI कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो, कुछ ना कुछ उसमें वो क्लोज होती हैं। यदि मैं इन दो कैरेक्टरिस्टिक को देखूं तो ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक नियर बाय है, दोनों एग्जैक्टली तो नहीं है बट हाँ एज पॉसिबल एज वो क्लोज कैरेक्टरिस्टिक पजेस कर रहे हैं ये दोनों थायरिस्टर, बट कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस है। तो इससे क्या होगा, मान लो मुझे इस पूरी स्ट्रिंग के क्रॉस 20 वोल्ट चाहिए, तो इस थायरिस्टर को क्या करना चाहिए, 10 वोल्ट पजेस करना चाहिए, 10 वोल्ट बियर करना चाहिए और दूसरे थायरिस्टर को रिमेनिंग 10 वोल्ट्स करना चाहिए। तो इस थायरिस्टर के क्रॉस 10 वोल्ट मिल जाएगा और इस दूसरे थायरिस्टर के क्रॉस 10 वोल्ट मिल जाएगा, अपेयर हो जाएगा। तो इस टोटल स्ट्रिंग के क्रॉस जो मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 20 वोल्ट मिल जाएगा। ये कब मिलेगा, जब दोनों की VI कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिकल हो। अब मान लो कि कुछ भी डिफरेंस रहा इन की कैरेक्टरिस्टिक में, तो इस थायरिस्टर ने क्या किया, 15 वोल्ट, सॉरी इस थायरिस्टर ने क्या किया, मान लो कि इसने 9 वोल्ट कैरी कर लिया, 10 वोल्ट की जगह वो 10 वोल्ट उसके क्रॉस वो पजेस नहीं कर पाया, 10 वोल्ट कैरी नहीं कर पाया, उसने 9 वोल्ट कर लिया, किसी कारणवश इसके क्रॉस 9 वोल्ट हो गया। तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो किसको करना पड़ेगा, दूसरे थायरिस्टर को करना पड़ेगा। मतलब एक थायरिस्टर के क्रॉस 9 वोल्ट है तो टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द 20 वोल्ट दूसरे थायरिस्टर को 11 वोल्ट बियर करना पड़ेगा। सिमिलरली यदि एक ने 8 वोल्ट किया तो दूसरे थायरिस्टर को 12 वोल्ट करना पड़ेगा।
तो इस कारण से क्या हो जाएगा कि किसी एक थायरिस्टर पे ओवर वोल्टेज हो सकता है, और यही डिफ़िकल्टी आती है कि जब हम सीरीज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें हर थायरिस्टर के अक्रॉस इक्वल वोल्टेज मेंटेन करना पड़ता है, वोल्टेज इक्वलाइजेशन अप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए दीज आर द सम डिफ़िकल्टीज जो कि जब हम सीरीज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब आती है। ये बात मेरे ख्याल में समझ में आई होगी कि जब भी हम सीरीज में किसी दो यूनिट को लगा रहे हैं तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि इनके अक्रॉस जो वोल्टेज अपेयर हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए, और सीरीज के अक्रॉस जितना वोल्टेज है उसका वो उतना अमाउंट उसे बियर करना है, ठीक है, उतना टोटल अमाउंट सबको शेयर करना है, शेयरिंग है ये, जस्ट द वोल्टेज शेयरिंग। तो जब ये वोल्टेज इक्वलाइजेशन क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी भी दो थायरिस्टर की वी आई कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिकल नहीं होती है, प्रैक्टिकली आइडेंटिकल नहीं होती है, इसलिए ये डिफ़िकल्टी अराइज होती है। अब इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए हम दो चीज़ें करते हैं। पहला, हम हर थायरिस्टर के अक्रॉस एक स्टैटिक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, और ये कहलाता है हमारा स्टैटिक वोल्टेज इक्वलाइजेशन फॉर सीरीज कनेक्टेड स्ट्रिंग। जितने भी थायरिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं वो उनके साथ हम एक एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, और ये रेजिस्टेंस जो है वो ये इंश्योर करता है कि इस थायरिस्टर का जो इंटरनल सेल्फ रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन शुड बी, इसलिए इस रेजिस्टेंस को हम स्टैटिक इक्वलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये थायरिस्टर के अक्रॉस पूरे टाइम जो हमने स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है तो जो स्टैटिकली वो इसके साथ कनेक्टेड रहता है और सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है, तो मोर और लेस ये रेजिस्टेंस कोशिश करते हैं कि इन थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज अपेयर हो रहा है, वो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो सेम हो। तो दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिक इक्वलाइजेशन सर्किट, और इसकी भी हम वैल्यू पर्टिकुलरली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें यूज़ करी है, और सपोज किसी एक थायरिस्टर ने ज़्यादा वोल्टेज ले भी लिया तो भी इस रेजिस्टेंस के थ्रू हम उसको इक्वलाइज कर पाते हैं। अब दूसरा कहलाता है हमारा डायनेमिक इक्वलाइजेशन सर्किट। डायनेमिक इक्वलाइजेशन सर्किट मतलब कि जब थायरिस्टर टर्न ऑन हो रहा है या टर्न ऑफ हो रहा है, जैसे हमने दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी ना, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमने ये स्टैटिक इक्वलाइजेशन कनेक्ट कर दिया जो कि हमेशा ही कनेक्टेड रहता है और वोल्टेज को इक्वल मेंटेन करने में हेल्प करता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ शंट रेजिस्टेंस। शंट में हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमने एक डायोड लगाया है, दिस इज द डायोड, और एक रेजिस्टेंस लगाया है और एक कैपेसिटर लगाया है। तो ये तीन एलिमेंट्स मिलकर हमारा डायनेमिक इक्वलाइजेशन सर्किट बना रहे हैं जो कि थायरिस्टर की डायनेमिक कंडीशंस के टाइम पर वोल्टेज को इक्वल मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। अब डायनेमिक कंडीशन क्या होगी? डायनेमिक कंडीशन वो है कि जब थायरिस्टर ऑफ स्टेट से ऑन हो रहा है या ऑन स्टेट से ऑफ हो रहा है तो उस टाइम पर वोल्टेज को हमें इक्वलाइज करना है, तो हम इस डायनेमिक इक्वलाइजेशन सर्किट का यूज करते हैं। अब इसमें ये जो कैपेसिटर कनेक्टेड है इसको ये सबसे प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द टर्न ऑन एंड ड्यूरिंग द टर्न ऑफ। इस कैपेसिटर को हम कहते हैं शंट कैपेसिटेंस, और ये जो थायरिस्टर है इसका जो सेल्फ कैपेसिटेंस होता है वो भी फॉर्म होता है, जो मैंने आपको बताया है कि जब थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहता है तो वो एज अ कैपेसिटर एक्ट करता है। तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है दिस इज द शंट कैपेसिटर, और जो थायरिस्टर अपना कैपेसिटेंस फॉर्म कर रहा है वो कहलाएगा आपका सेल्फ कैपेसिटेंस। तो शंट कैपेसिटेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन हेल्प करता है ड्यूरिंग द टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ के टाइम पर वोल्टेज को इक्वलाइज मेंटेन करने के लिए। कैसे करता है? मान लो कि कोई SCR है जो कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में है, और ये कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, एग्जिस्टिंग जो भी एग्जिस्टिंग वोल्टेज है उस वोल्टेज से ये चार्ज हो जाता है। अब जब मैं अभी टर्न ऑन प्रोसेस की बात कर रही हूँ, मान लो ये दो थायरिस्टर्स है,
इनकी दोनों की टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आइडेंटिकल है, बट जब हमने इन दोनों को साथ में ट्रिगरिंग पल्स दी, इसको भी हमने ट्रिगरिंग पल्स दी, इसको भी हमने ट्रिगरिंग पल्स दी। अब मान लो कि ये जो थायरिस्टर 2 है इसका टर्न ऑन टाइम क्या है, ज़्यादा है, और इसका टर्न ऑन टाइम कम है, तो ये पहले टर्न ऑन हो गया, ये थायरिस्टर टर्न ऑन हो गया और ये थायरिस्टर टर्न ऑन ही नहीं हुआ। सपोज, मतलब 1-2 सेकेंड का फर्क है, बट सपोज कर लो कि ये 1 थायरिस्टर ऑन हो गया और सेकेंड थायरिस्टर ऑन ही नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, करंट कंडक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब ये ऑन हो गया है, तो इस पाथ से करंट को पाथ मिल गया, तो वो क्या करेगा, वो इस कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होगा। ये करंट जो होगा वो, सॉरी, ये रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं होगा, इट विल फ्लो थ्रू दिस डायोड एंड थ्रू दिस कैपेसिटर, और ये इस स्ट्रिंग के अक्रॉस करंट कंडक्शन को मेंटेन करेगा। ये कैपेसिटर हमने, ये डायोड यहाँ पर सिर्फ इसलिए लगाया है कि ये लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा करंट को फ्लो होने के लिए थ्रू दिस कैपेसिटर। ओके, मतलब ये थायरिस्टर ऑन हो चुका है, ये थायरिस्टर अभी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ही है, तो करंट को पाथ चाहिए, तो लो रेजिस्टेंस पाथ, ये रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो ये नहीं होगा क्योंकि ये डायोड इसको लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर रहा है, और वो इस कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होगा और करंट कंडक्शन को मेंटेन करेगा, और यहाँ पर पैरेलल में रेजिस्टेंस तो कनेक्टेड ही है जो कि वोल्टेज को इक्वलाइज कर रहा है। तो ड्यूरिंग द टर्न ऑन टाइम यदि मान लो किसी कारणवश कोई थायरिस्टर 1-2 सेकेंड लेट टर्न ऑन होता है तो भी ये कैपेसिटर इक्वल वोल्टेज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इस टाइम पर ये कैपेसिटर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है ये वाला पाथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब ये तो हुआ टर्न ऑन के टाइम, और जब भी आप ये थायरिस्टर सपोज टर्न ऑन भी हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस इस कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग करंट को डैम्प आउट करने के लिए हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका ड्यूरिंग द टर्न ऑन टाइम। अब सपोज थायरिस्टर टर्न ऑफ हो रहा है, जब ये टर्न ऑफ हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे। रिवर्स वोल्टेज, क्योंकि टर्न ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, थायरिस्टर के ऊपर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो जब हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और सपोज अगेन ये जल्दी टर्न ऑफ हो गया और ये थायरिस्टर टर्न ऑफ ही नहीं हुआ है, उस टाइम भी ये कैपेसिटर करंट को फ्लो होने के लिए पाथ प्रोवाइड करेगा और वोल्टेज को मेंटेन रखेगा इक्वल। तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के टाइम, डायनेमिक कंडीशंस के टाइम डायनेमिक इक्वलाइजेशन सर्किट वर्क करता है और स्ट्रिंग के अक्रॉस इक्वल वोल्टेज मेंटेन रखता है। ओके, नेक्स्ट इज द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द थायरिस्टर। तो जब हमें ज़्यादा करंट की, एक सिंगल थायरिस्टर के करंट से ज़्यादा करंट की हमें जब आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो हम थायरिस्टर का पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो पैरेलल में हमें पता है वोल्टेज सेम होता है, लेकिन आप जैसे जैसे पैरेलल यूनिट्स बढ़ाते जाओगे आउटपुट करंट आपका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये रहेगा कि दो थायरिस्टर जो भी हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं उनकी VI कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिकल होनी चाहिए, और यदि VI कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिकल है तो ये दोनों थायरिस्टर इक्वल करंट अपने आप में बियर करेंगे। अब वोल्टेज तो सेम है दोनों के क्रॉस, यहाँ से करंट आ रहा है और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो हमें यहाँ पर अब ये डिफिकल्टी आती है कि इन थायरिस्टर्स के थ्रू इक्वल करंट को हमें मेंटेन करना है। ये दोनों इक्वल, यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा है यदि करंट, तो 5 एम्पियर इधर जाना चाहिए और 5 एम्पियर इधर जाना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, जब इन दोनों की VI कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिकल हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे हमने पहले सीरीज में भी देखा कि VI कैरेक्टरिस्टिक बहुत कुछ ना कुछ डिफरेंस उसमें रहता है। अब यदि इस डिफरेंस है तो पैरेलल ऑपरेशन में हम कैसे इसको करेंगे, पैरेलल ऑपरेशन में भी हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को डिफाइन कर सकते हैं कि पूरी यूनिट के क्रॉस जितना करंट है डिवाइड बाय इंडिविजुअल यूनिट के क्रॉस करंट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी के लिए यहाँ पर भी एप्लीकेबल है फॉर्मूला। अब इसके लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। पहला तो यहाँ पर मैंने ये दो अरेंजमेंट दिखाए हैं। एक अरेंजमेंट है असिमेट्रिकल अरेंजमेंट
असिमेट्रिकल अरेंजमेंट मतलब कि जब हम थायरिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर ये दो थायरिस्टर है। सपोज मैंने इसमें इस स्ट्रिंग में एक थायरिस्टर और बढ़ा दिया, यहाँ पर मैंने एक यूनिट थायरिस्टर की और कनेक्ट कर दी, तो सपोज यहाँ पर ये 3 थायरिस्टर हो गए। तो ये समझ लो ये 3 थायरिस्टर इस तरीके से पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब थायरिस्टर्स पैरेलल में ऑपरेट करते हैं तो ये जो मिडल वाला थायरिस्टर होता है उसको वो इसके भी इंडक्टिव इफेक्ट के कारण अफेक्ट होता है, और ये वाला थायरिस्टर है इसका भी इंडक्टिव इफेक्ट इसके ऊपर अपेयर होता है। तो इसकी वजह से जो ये मिडिल वाला थायरिस्टर है ये ओवरहीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब थायरिस्टर ऑपरेट करते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट अप होते हैं। तो यदि ये इसका सेल्फ हीटिंग तो है ही, और इनके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी इसके ऊपर हीट क्रिएट हो रही है, इनका भी इंडक्टिव इफेक्ट इसको मिल रहा है। तो इसकी वजह से जो मिडिल वाला थायरिस्टर होता है वो क्या हो जाता है? ओवरहीट हो जाता है। तो जब हम असिमेट्रिकल अरेंजमेंट करते हैं तो मिडिल वाले थायरिस्टर में बी ओवरहीटेड। तो इस अरेंजमेंट को हम यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं। जब भी ये कहलाता है हीट सिंक। हीट सिंक जो होते हैं थायरिस्टर को हमेशा हीट सिंक के ऊपर माउंट करते हैं। हीट सिंक का काम होता है जो जब थायरिस्टर ऑपरेट हो रहा है तो उसमें जो भी हीट क्रिएट हो रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, देयर आर मैनी मेथड्स थ्रू विच वी कैन एब्जॉर्ब द हीट, वी कैन कूल डाउन द थायरिस्टर। तो यहाँ पर जो मिडिल वाला हमारा थायरिस्टर है वो ज़्यादा हीट अप हो रहा है जब हम उसका अरेंजमेंट इस तरीके से कर रहे हैं। तो जब हम इसको प्लेस करते हैं हीट सिंक के ऊपर तो हम सिमेट्रिकल अरेंजमेंट करते हैं कि तीनों एक दूसरे से सिमिलर डिस्टेंस पे हो। मतलब इसको इसका भी इफेक्ट मिल रहा है, इसको इसका भी इफेक्ट मिल रहा है, इसको इसका, तीनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है, इसलिए इसकी कूलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। सेकेंड मेथड है मिड पॉइंट रिएक्टर। यहाँ पर हमने एक रिएक्टर यूज़ किया है जो मिड पॉइंट पर टैप्ड है और ये एक दूसरे से मैग्नेटिकली कपल्ड है। And in AC circuit what happen? Current distribution can be made more uniform by using a magnetic coupling. So यहाँ पर हमने एक इस पॉइंट A पर उसको टैप्ड करके कनेक्शन किया है। अब होगा क्या कि मान लो यदि इन दोनों में करंट इक्वल है, अभी इस वाले को हटा दो, इस वाले पार्ट को हटा दो, केवल सपोज करो ये दो थायरिस्टर कनेक्टेड है और दोनों में करंट इक्वल है। तो यदि I1 एंड I2 करंट इक्वल होंगे सो होगा क्या? द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द हाफ्स ऑफ द रिएक्टर अपोजेस ईच अदर, क्योंकि ये एक दूसरे से मैग्नेटिकली कपल्ड है और इसमें जो भी EMF इंड्यूस हो रहा है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहा है। तो कोई वोल्टेज ड्रॉप इसमें नहीं होगा रिएक्टर में। लेकिन सपोज कर लो कि I1 एंड I2 इक्वल नहीं है। I1 सपोज कर लो I1 इज ग्रेटर देन द I2, तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स लिंकेज होगा इसमें वो इक्वल नहीं होगा। तो इन फ्लक्स लिंकेजेस की वजह से L1 और L2 में EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो जो EMF इंड्यूस होगा L1 में उसकी प्रॉपर्टी होगी कि वो इस I1 का अपोज करेगा, लेकिन इस I2 में जो EMF इंड्यूस होगा उसका ये प्रॉपर्टी होगी कि ये इसमें ऐड करेगा। तो ये करंट को बूस्ट करेगा और ये करंट को बक करेगा। ठीक है, बक मतलब रिड्यूस करेगा और ये करंट को बढ़ाएगा। और कब तक ये रिड्यूस करेगा और ये कब तक बढ़ाएगा? जब तक कि ये I1 और I2 इक्वल ना हो जाए। और जब I1 I2 इक्वल हो जाएंगे तो अगेन इसमें जो दोनों EMF एक दूसरे की इक्वल एंड अपोजिट है वो उसको न्यूट्रलाइज जीरो हो जाएगा। इसमें जो रिजल्टेंट फ्लक्स लिंकेज होगा वो जीरो हो जाएगा। सो इस तरीके से हम पैरेलल में SCRs को कनेक्ट करके रिएक्टर्स का अरेंजमेंट करके करंट अनबैलेंसिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।